एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक लड़का पूरी ताकत से गांव की तरफ भागता हुआ जोर जोर से चिल्लाता है, भागो सब लोग, अपनी जान बचाओ, पायरेट्स आ रहे हैं। वो बहुत तेजी से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब लोग गांव छोड़कर भाग जाओ। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी भी पल गांव पर पायरेट्स का हमला होने वाला हो। इसके बाद हमें एपिसोड का टाइटल झूठ का इंसाफ कैप्टन उसॉप दिखाया जाता है। फिर सीन लूफी, जोरो और नामी की बोट पर शिफ्ट होता है। नामी फिक्रमंद होकर कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी ग्रैंड लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लूफी हमेशा की तरह सबसे पहले खाने का सोचता है और कहता है कि सफर के लिए बहुत सारा मीट चाहिए होगा क्योंकि सिर्फ फल खाकर काम नहीं चलेगा। जोरो भी फौरन कहता है कि पीने के लिए भी कुछ होना चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर नामी गुस्से में कहती है कि कभी सीरियस भी हो जाया करो। ग्रैंड लाइन का सफर बहुत खतरनाक है, जहां सिर्फ खाने और पीने की नहीं बल्कि एक मजबूत शिप, अच्छे हथियार और एक भरोसेमंद क्रू की भी जरूरत होगी। वहां उन्हें बहुत से ताकतवर पायरेट्स का सामना करना पड़ेगा जो वन पीस के खजाने के पीछे हैं। लूफी तब महसूस करता है कि उनके पास तो अभी क्रू भी नहीं है। नामी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है कि ना उनके पास ठीक शिप है, ना क्रू और ना ही जरूरी हथियार, इसलिए इस तरह ग्रैंड लाइन तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन लूफी फिर मजाक में कहता है कि उन्हें एक कुक और एक सिंगर भी चाहिए ताकि सफर बोर न हो। ये सुनकर जोरो हैरान हो जाता है, जबकि नामी मायूसी से कहती है कि इनसे सीरियस बात करना ही बेकार है। फिर वो बताती है कि साउथ की तरफ एक आइलैंड है जहां शायद बोट ठीक करने का सामान मिल जाए और वो कुछ देर वहां रुक भी सकते हैं। लूफी फौरन खुश होकर बढ़िया खाने की बात करता है और जोरो पीने की, जिस पर नामी फिर उन दोनों को दाद देती है। इसके बाद कहानी दोबारा उस गांव की तरफ आती है जहां वही लड़का फिर से पूरी ताकत से चिल्लाता हुआ भाग रहा होता है, पायरेट्स आ रहे हैं, वो सबको मार देंगे, पूरा गांव लूट लेंगे, हम में से कोई नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले एक बार फिर घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो लड़का जोर से हंसकर कहता है, मैंने झूठ बोला। ये सुनते ही एक गांव वाला गुस्से में उसके सर पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसोक को काफी दर्द होता है। इसके बाद सारे गांव वाले उस पर गुस्सा निकलते हुए कहते हैं, झूठे, इस बार तुम नहीं बचोगे, आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन उसोक भी बहुत तेज होता है। वो हंसते हुए सबको चैलेंज करता है, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ। इतना कहकर वो भागना शुरू कर देता है और पूरे गांव वाले उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। काफी देर तक भागने के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता। आखिर में गांव वाले थक कर रुक जाते हैं और कहते हैं कि उसोप हर बार किसी न किसी तरह बैचलर भी पहले ही एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर आराम से बैठा होता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, एक और मिशन पूरा हुआ। गांव वालों की बोरिंग जिंदगी को मजेदार बनाना भी तो मेरा फर्ज है। तभी उसकी नजर दो बच्चों पर पड़ती है। वो नीचे देखकर कहता है, अरे तुम लोग आ गए, कैसे हो दोस्तों? पेपर और कैरेट खुशी से जवाब देते हैं, कैप्टन उसॉप, आपके बहादुर साथी हाजिर हैं। उसॉप मुस्कुरा कर कहता है, गुड मॉर्निंग पेपर और कैरेट, सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? अनियन कहाँ है? इतने में अनियन दूर से बुरी तरह घबराया हुआ भागता हुआ आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, पायरेट्स आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे, सब कोड लेंगे, जल्दी भागो। पेपर और कैरेट हैरानी से कहते हैं, ये तो अनियन है, लेकिन आज ये इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अनियन सांस फूलते हुए दोबारा कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, पैरेट्स वाकई आ गए हैं। उसो पहले उसकी बात को भी मजाक समझता है और कहता है, बस करो, मजाक बंद करो। लेकिन अनियन मजबूती से जवाब देता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सुनकर उसोप का चेहरा भी सीरियस हो जाता है और वो पूछता है, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? अनियन फौरन जवाब देता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये बात सुनते ही उसोप के कूश उड़ जाते हैं और उसे पहली बार एहसास होता है कि इस बार मामला उसके रोज के झूठ जैसा नहीं, बल्कि असल खतरा उनके गांव के बिल्कुल करीब हो चुका ही। अनियन की बात सुनते ही उसोप का चेहरा एकदम उदास और गारना हुआ हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और वो घबरा कर फौरन बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे अभी जाना होगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं पहले कुछ खा कर आता हूँ। इतना कहकर वो चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो हंसते हुए उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं, कैप्टन, आप तो डरपोक निकले। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसोप फौरन एक और बहाना बनाता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है
अगर मैंने कुछ ना खाया तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन बच्चे उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करते और उसे याद दिलाते हैं, झूठे कहीं के, तुम तो हमेशा कहते रहते हो कि एक दिन तुम दुनिया के सबसे बहादुर पायरेट बनोगे। अगर दूसरे पायरेट्स का नाम सुनते ही भाग जाओगे तो खुद पायरेट कैसे बनोगे? फिर अनियन उसे बताता है कि उसने दूर समुंदर में जो झंडा देखा था वो बगी द क्लाउन का लग रहा था। बगी का नाम सुनते ही उसोप का डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो बगी की ताकत के बारे में सुन चुका होता है। लेकिन अगले ही पल अनियन अपनी बात ठीक करते हुए कहता है, शायद मैंने ठीक से नहीं देखा था। वहां सिर्फ 2 छोटी बोट्स थीं और उनमें सिर्फ 3 लोग ही सावर थे। ये बात सुनते ही उसोप के अंदर दोबारा थोड़ा हौसला आ जाता है। वो सोचता है कि अगर सिर्फ 3 ही लोग हैं तो शायद मामला इतना भी खतरनाक नहीं होगा। बस फिर क्या था, एक ही पल में उसोप का पूरा अंदाज बदल जाता है। वो अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, चेहरे पर फख्र भरी मुस्कुराहट ले आता है और जोर से ऐलान करता है, ठीक है, तैयार हो जाओ बहादुर उसोप पायरेट्स। अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव की हिफाजत करें। चलो गांव वालों को बचाने चलते हैं। अपने कैप्टन का जोश देखकर पेपर, कैरेट और ऑनियन भी पूरे उत्साह के साथ सैल्यूट करते हुए एक आवाज में चिल्लाते हैं, यस कैप्टन। इस तरह उसोप और उसकी छोटी सी टीम पूरे जोश के साथ गांव की तरफ निकल पड़ती है। हालांकि उसोप के दिल में अभी भी थोड़ा सा डर जरूर होता है। इसके बाद लुफी, जोरो और नामी अपनी बोट से उतरकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। काफी दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद जमीन पर पैर रखते ही जोरो सुकून की सांस लेता है और कहता है, काफी दिनों बाद जमीन पर चलकर अजीब महसूस होता है। वो फौरन होशियार होते हुए कहता है, संभल जाओ, कोई हमें देख रहा है। लुफी भी इधर उधर देखकर जोर से चिल्लाता है, कौन है, बाहर आओ। लेकिन जवाब देने के बजाय छोटे छोटे पत्थर उनकी तरफ तेजी से उड़ते हैं। ये पत्थर गुलेल से चलाए गए होते हैं। एक पत्थर सीधा लुफी को लगता है, लेकिन उसकी रबर बॉडी की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा लुफी हंसकर खुश हो जाता है, जबकि नामी गुस्से में कहती है, ये हंसने का वक्त नहीं है। तभी सामने से एक लंबा सा लड़का स्टाइल मारते हुए बाहर आता है और फख्र से कहता है, मैं हूँ उसोप। इस आइलैंड पर सिर्फ मेरा राज चलता है और तुम जिसके सामने खड़े हो वो दुनिया का सबसे महान पायरेट है, ग्रेट कैप्टन उसोप। फिर वो अपनी शेखी मारते हुए कहता है कि उसके पास 80 लाख पायरेट सोल्जर्स हैं और अगर किसी ने उसके आइलैंड पर हमला करने की कोशिश की तो वो सब मिलकर दुश्मन को चींटियों की तरह कुचल देंगे। लुफी उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस होने के बजाय हंसने लगता है, जबकि नामी फौरन समझ जाती है कि ये सब झूठ है। वो मुस्कुरा कर कहती है, क्या तुम वाकई चाहते हो कि हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लें? अपनी चोरी पकड़ी जाती देखकर उसोप शर्मिंदा होकर कहता है, अरे मेरी एक्टिंग इतनी बुरी थी क्या? मुझे तो लगा था इस बार सब यकीन कर लेंगे। फिर भी वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, 80 लाख सिपाही नहीं हैं, लेकिन इतने लोग जरूर हैं जो तुम्हें हरा देंगे। नामी फौरन जवाब देती है, 3 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही उसोप के पीछे खड़े पेपर, कैरेट और ओनियन डर कर भाग जाते हैं। उसोप घबरा कर उन्हें आवाज लगाता है, अरे मेरे बहादुर सिपाहियों, वापस आओ। नामी हंसकर कहती है, एक पायरेट और वो भी सिर्फ गुलेल के साथ, बस यही देखना बाकी रह गया था। लुफी को उसोप का अंदाज काफी मजेदार लगता है और वो हंसने लगता है, लेकिन उसोप अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में अपनी गुलेल उनकी तरफ ताक कर कहता है, बस अब और मेरी बेइज्जती मत करो, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अब तुम्हें पता चलेगा कि लोग मुझे बहादुर उसोप क्यों कहते हैं। तुमने मेरा निशाना देख ही लिया है, मैं इसी गुलेल से तुम सबको हरा सकता हूँ। तभी लुफी का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो उसोप से कहता है, बंदूक या हथियार लोगों को डराने के लिए नहीं होते, उनका इस्तेमाल जान लेने के लिए होता है। अगर तुम किसी पर हथियार तानते हो तो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लुफी की ये बात सुनकर उसोप एकदम खामोश हो जाता है। उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है और वो हैरानी से कहता है, वाह क्या बात कही है, मैं तो तुम्हारी इस बात का फैन हो गया। लुफी मुस्कुरा कर जवाब देता है, ये मेरी लाइन नहीं है, ये डायलॉग मैंने अपने दोस्त रेड हेयर्ड शैंक्स से सीखा है। शैंक्स का नाम सुनते ही उसोप की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हैरानी से पूछता है,
क्या तुम रेड हेड शैंक्स को जानते हो? मतलब तुम वाकई असली पेरेंट हो? लूफी आराम से जवाब देता है, हाँ, और मैं तुम्हारे पापा को भी जानता हूँ। उनका नाम यासोप है ना? ये सुनते ही उसोप बिल्कुल शॉक हो जाता है और घबरा कर कहता है, हाँ, मेरे पापू का नाम यासोप पॉजिको ही है। लेकिन तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? आखिर तुम एक्से? इसके बाद सीन बदल जाता है और सब लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसोप फक्र से सबकी तरफ देखते हुए पूछता है, खाना कैसा लगा? मजेदार हनादा ना? लूफी खुशी से खाना खाते हुए कहता है, वैसे जब मैं छोटा था तब मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई थी। ये बात सुनते ही हैरान रह जाता है और पूछता है, मतलब मेरे बापू वो रेड हेड शैंक्स को जानते थे? लूफी जनकर जवाब देता है, जानते ही नहीं थे, बल्कि तीनों पोएट्स बहुत गहरे दोस्त थे। जब बेनिफिवा था तब टाइप्स पाप फोटोज क्रूकू का हिस्सा थे। ये सुन कोरगरी में चमक आरेगो आ जाती है। वो फख्र से कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरो इतने मकसूमूर पाइट्रीज के साथ समुबूर में सफर करते थे। लुफूसूट फिर कहता है, काफी अरसा हो गया है कौन से मिले हुए, लेकिन मुझे पूरा ना यकीन है कि वो अब भी शैन काउंटर्स को साथ ही होंगे। और वैसे भी तुम्हारे पापा दुनसूट के बेहतरीन शो शूटर्स में से एक है। अगर उस वक्त मेरी अपनी क्रू होती तो मैं उन्हें फौरन अपनी टीम में शामिल कर लेता। इतने में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां छोटा लूफी शैंक्स की क्रू के साथ होता है। यासोप दूर रखे एक छोटे से निशाने पर गोली चलाकर उसे बिल्कुल बीच से उड़ा देता है। ये देखकर लूफी हैरानी से कहता है, वाह, क्या जबरदस्त निशाना था ना पड़ता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी दोबारा मौजूदा वक्त में आ जाती है। लूफी हंसकर कहता है कि यासोप जब भी उसोप की बात शुरू करते थे तो रुकते ही नहीं थे, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो वाकई एक महान पायरेट और लाजवाब शार्प शूटर थे। ये सब सुनकर उसोप की आंखों में खुशी और फख्र साफ नजर आता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, सच में मुझे अपने बापू पर बहुत गर्व हो रहा है। वो इतने बड़े पायरेट्स के साथ सफर करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी जबरदस्त होगी। उसोप का मूड अच्छा देखकर नामी फौरन असल बात पर आती है और पूछती है, उसोप, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमें एक अच्छी शिप दिलवा सके, या फिर कोई ऐसा जो शिप चलाना अच्छी तरह जानता हो? पहले से ज्यादा नेचुरल और यूट्यूब नरेशन स्टाइल में। इसके बाद उसोप, लूफी, जोरो और नामी गांव के अंदर चलने लगते हैं। रास्ते में उसोप कहता है, ये काफी छोटा गांव है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इतने में जोरो की नजर पहाड़ी के ऊपर बने एक बड़े और शानदार महल जैसा घर पर पड़ती है। वो उस घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन उस पहाड़ी पर जो इतना बड़ा घर है, शायद वहाँ रहने वाले लोग हमारी मदद कर सकें। नामी भी उस घर को देखकर पूछती है, वहाँ कौन रहता है? लगता है कोई बहुत अमीर इंसान है, शायद वो हमें एक अच्छी शिप दिलवा दे। ये बात सुनते ही उसोप का चेहरा बदल जाता है। वो फौरन घबरा कर कहता है, उस घर से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। और वैसे भी यहाँ के सब लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मतलब मुझसे डरते हैं। इतना कहकर उसोप फौरन वहाँ से भाग जाता है। नामी हैरानी से कहती है, इससे अचानक क्या हो गया? ये इतनी जल्दी क्यों भाग गया? सीन अब उस बड़े घर के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ एक कमजोर और बीमार लड़की काया खिड़की के पास बैठी होती है। तभी उस घर का केयर टेकर क्लाहाडोर उससे कहता है, मिस काया, आप फिर उसोप से मिलना चाहती हैं? जिद करना अच्छी बात नहीं है। काया मुस्कुराता कर जवाब देती है, उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्लाहाडोर सख्त लहजे में कहता है, उस इंसान को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। आपकी तबीयत पहले ही नाजुक है और उसकी मानगढ़ंत कहानियां आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। मैंने इसलिए आपके वालिदैन से वादा किया था कि मैं हमेशा मौत की कफाजत करूंगा, इसलिए वाली चाहता कि आप उससे मिलें। इतना कहकर वो काया की दावा रद्द देता है और कहता है, प्लीज वक्त पर दावा लेना मत भूलिएगा। काया उदास होकर कहती है, तुम बहुत बुरे हो। क्लाहाडोर आराम से जवाब देता है, अगर आपकी हिफाजत करना बुरा होना है तो मुझको मंजूर है। उसके जाते ही हमें दिखाया जाता है कि उसोप पहले से ही घर के बाहर छुपकर बैठा होता है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, वो धीरे से खिड़की की तरफ एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। आवाज सुनकर काया खिड़की खोलती है और मुस्कुरा कर कहती है,
अरे तुम आ ही गए। उसौब भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ मैं आ गया, कैसी हो? आज कुछ उदास लग रही हो। काया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, बहादुर योद्धा हूँ। खुला आसमान और समंदर ही मेरा असली घर है। इन 4 दीवारों के अंदर रह के मेरा दग घुट जाएगा। काया हंस पड़ती है और पूछती है, अच्छा बताओ, आज कौन सी नई एडवेंचर स्टोरी सुनाने वाले हो? उसौब थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है और फिर कहता है, आज मैं तुम्हें साउथ पोल की कहानी सुनाता हूँ। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तब मेरी लड़ाई एक बहुत ही बड़ी गोल्ड फिश से हुई थी। काया हैरानी से पूछती है, एक गोल्ड फिश? उसौब फोरा अपनी कहानी को और बड़ा चढ़ाकर कहता है, हाँ, इतनी बड़ी गोल्ड फिश के उसका मल भी मुझे एक पूरा आइलैंड लगा। मैं उस पर उतर गया और मुझे लगा कि मैं किसी असली आइलैंड पर आ गया हूँ। ये अजीब सी कहानी सुनकर काया जोर जोर से हंसने लगती है और उसौब भी उसके साथ हंस पड़ता है। इसी दौरान बाहर पेपर, कैरेट और अनियन लूफी, जोरो और नामी को देखकर घबरा जाते हैं। वो धीरे से एक दूसरे से कहते हैं, लगता है ये लोग सच में कैप्टन उसौब को पकड़ कर यहाँ ले आए हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। एक बच्चा डर कर पूछता है, क्या ये असली पायरेट्स हैं? कहीं इन्होंने कैप्टन को पका कर खा तो नहीं लिया? दूसरा बच्चा फोरा जवाब देता है, अरे पागल, पायरेट्स इंसानों को नहीं खाते, वो तो चुड़ैल खती हैं। तीनों बच्चे हिम्मत जुटाकर लूफी के सामने खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक अपनी आवाज बुलंद करके कहता है, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। इसी बीच पेपर, कैरेट और अनियन हिम्मत करके हवेली के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर लूफी, जोरो और नामी पर पड़ती है, वो घबरा कर चिल्लाते हैं, ये रहे, ये लोग यही हैं। नामी हैरानी से पूछती है, ये बच्चे आखिर किसके हैं? तीनों बच्चे फौरन लूफी के सामने खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, कैप्टन उसौब यहाँ नहीं है। बताओ तुम गंदे पायरेट्स, तुमने कैप्टन उसौब के साथ क्या किया? लूफी हमेशा की तरह मजाक करते हुए अपना पेट पकड़कर कहता है, हमने तो बहुत खाया, बड़ा मजा आया। ये सुनते ही बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं इन पायरेट्स ने कैप्टन उसौब को ही तो नहीं खा लिया। वो डर कर पूछते हैं, सच बताओ, तुमने हमारे कैप्टन के साथ क्या किया? तब जोरो भी मजाक में बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर कहता है, अब तुम्हें तुम्हारा कैप्टन कभी नहीं मिलेगा, हम उसे खा गए। इतना सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नामी, फोरा दोनों को गुस्से से देखती है और कहती है, तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? क्या 1 मिनट के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते? जब बच्चों को समझ आता है कि लूफी और जोरो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो वो सुकून की सांस लेते हुए कहते हैं, यार तुम लोगों ने तो हमें सच में डरा दिया। इसके बाद तीनों बच्चे उन्हें हवेली की तरफ ले जाते हैं। इतनी बड़ी हवेली देखकर लूफी हैरानी से कहता है, बाप रे, कितनी बड़ी जगह है। बच्चे जवाब देते हैं, अगर कैप्टन उसौब इस वक्त नहीं होंगे तो वो यहीं मिलेंगे। लूफी फिर पूछता है, वैसे वो रोज यहाँ क्यों आता है? तीनों बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, झूठ बोलने के लिए। लूफी हैरान होकर पूछता है, झूठ बोलने के लिए? मतलब वो बुरा इंसान है? इस पर जोरो कहता है, नहीं, मुझे लगता है वो झूठ बोलकर किसी का भला कर रहा है। तब बच्चे उसौब की असल सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, इस हवेली में काया रहती है। 1 साल पहले उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। तब से वो हमेशा बिस्तर पर रहती है और बहुत उदास रहती है। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन कोई डॉक्टर या कोई इंसान उसकी उदासी दूर नहीं कर सका। इसलिए कैप्टन उसौब रोज यहाँ आते हैं और अपनी मजेदार झूठी कहानियां सुनाकर उसे हंसते हैं, ताकि वो कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाए। ये बात सुनकर लूफी मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छा, तो ये तो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चे फख्र से कहते हैं, हाँ, कैप्टन उसौब काम कम और मस्ती ज्यादा करते हैं। वो बहुत मजेकिया हैं और उनकी कहानियां हमें बहुत पसंद हैं। नामी भी मुस्कुरा कर कहती है, तो इसीलिए काया को उसौब की बनाई हुई कहानियां इतनी पसंद हैं? बच्चे फोरा जवाब देते हैं, बिल्कुल। लेकिन लूफी फिर अपने मतलब की बात करता है और कहता है, मुझे लगता है वो हमें एक शिप देकर भी खुश कर सकती है। जोरो हंसकर कहता है, उसौब सिर्फ काया को खुश करने आता है, हमें नहीं। फिर बच्चे उन्हें बताते हैं कि अगर हवेली के अंदर जाना है तो पिछले रास्ते से चुपके जाना होगा, क्योंकि वहाँ किसी अजनबी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन इतने में सब देखते हैं कि लूफी अचानक गायब हो चुका है। अगले ही पल वो अपनी गम पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है, खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ। जोरो फोरा चिल्लाता है, लूफी रुक जाओ, ऐसा मत करो। जबकि तीनों बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, ये इंसान है या कोई मॉन्स्टर? उसी वक्त हवेली के अंदर उसौब अपनी एक और बड़ा चढ़ाकर सुनाई हुई कहानी सुना रहा होता है। वो जोश में कहता है, और फिर मैंने एक छोटा सा बॉम्ब उठाया
और उस बड़ी मछली के पेट के अंदर फेंक दिया। फिर जोर का धमाका हुआ। इतने में लूफी सीधा आसमान से नीचे गिरता है और जमीन पर उतरते ही मुस्कुरा कर कहता है, परफेक्ट लैंडिंग। नामी भी फौरन वहां पहुंचकर गुस्से में कहती है, ओए जरा चुप भी रह सकते हो। इतने में काया घबरा कर पूछती है, तुम सब ठीक तो हो? उसोब फौरन अपनी इज्जत बचाकर बचाने के लिए मुस्कुरा कर कहता है, नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मेरे साथ तो रोज ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। ये लोग तो बस मेरी क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन लूफी फौरन उसकी बात काट देता है और कहता है, नहीं, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी चीज मांगनी है। क्या हैरानी से पूछती है, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? लूफी बिल्कुल मासूमियत से जवाब देता है, मैं सोच रहा था अगर तुम हमें एक शिप दे दो। लेकिन लूफी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी हवेली का केयर टेकर क्लाहाडोर वहां आ जाता है। वह सबको गुस्से भरी नजरों से देखते हुए सख्त लहजे में कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालवाना पड़े। और हमें ब्लैक कैट पायरेट्स का एक अजीबोगरीब मेंबर भी दिखाया जाता है। काया परेशान होकर क्लाहाडोर से पूछती है, रुकिए, ये आप क्या कह रहे हैं? क्लाहाडोर ठंडे लहजे में जवाब देता है, अभी नहीं मिस काया, जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तब बात करेंगे। और तुम सब फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लूफी फिर भी पूछ लेता है, क्या आप हमें एक शिप दिलवा सकते हैं? क्लाहाडोर फौरन माना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। उसोब बेचैन होकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्लाहाडोर उसकी बात काट कर कहता है, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। इस गांव में तुम्हारी हरकतें सबको पता है। फिर वो उसोब की तरफ देख कर कहता है, मैंने सुना है तुमने छोटी उम्र में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। उसोब फख्र से मुस्कुराता है और कहता है, ज्यादातर लोग मुझे कैप्टन उसोब बुलाते हैं, इसलिए आप भी मुझे कैप्टन ही बुलाइए। क्लाहाडोर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कैप्टन, इस बात से मुझे तुम्हारे बाप यसोब की याद आ गई। ये सुनते ही यसोब हैरान रह जाता है। क्लाहाडोर सख्त अल्फाज में कहता है, तुम एक गंदे पायरेट के बेटे के सिवा कुछ नहीं हो। कौन जाने तुम्हारे दिमाग में अब कौन सी चाल चल रही है। काया फौरन बीच में बोलती है, क्लाहाडोर बस कीजिए। लेकिन क्लाहाडोर रुकता नहीं और लूफी और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम सबसे बहुत अदब से कह रहा हूँ, मिस काया को अकेला छोड़ दो। तुम्हारे और मिस काया के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी कीमत बता दो। ये सुनते ही लूफी और सबके चेहरे बदल जाते हैं, जबकि उसोब गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, उसोब से फौरन माफी मांगो। क्या भी नरमी से कहती है, क्लाहाडोर प्लीज माफी मांग लीजिए। लेकिन क्लाहाडोर घुरोर के साथ जवाब देता है, मुझे किसी पायरेट के बेटे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि ये उस बेकार पायरेट का बेटा है जिसने सिर्फ खजाने के ललच में अपने घर वालों और अपने गांव को छोड़ दिया। ये अल्फाज सुनते ही उसोब का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चीख कर कहता है, बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में ऐसी बात करने की। इतना कहकर उसोब दौड़कर क्लाहाडोर के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर एक जोर का पंच मार देता है। ये मंजार देखकर वहां मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्लाहाडोर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। वो ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसोब को और उकसाते हुए कहता है, तुम्हें गलत नहीं था। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी रागों में उसी गंदे पायरेट का खून दौड़ रहा है। उसोब गुस्से में चीख कर कहता है, बस, मेरे बाप वैसे बने जैसे वो बनना चाहते थे। उन्हें एडवेंचर भरी जिंदगी पसंद थी और मुझे फक्र है कि वो समंदर के बहादुर पायरेट है। हाँ, मैं मजाक में बहुत झूठ बोलता हूँ, लेकिन अपने बाप के बारे में कभी झूठ बोल सकता, क्योंकि मुझे उनकी विरासत पर फक्र है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक पायरेट का बेटा हूँ। क्लाहाडोर ताना मारते हुए कहता है, वाह, अपने बाप की बुराई को छुपाने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन लगता है तुम अब तक समझे ही नहीं कि तुम्हें उनसे असल में क्या विरासत मिली है। जब बात तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम झूठ बोलने लगते हो, और अब तुम्हारी नजर मिस काया की दौलत पर भी है। तुम्हारे बाप सिर्फ एक गंदे पायरेट थे जो चोरी करते थे, और तुम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो।
ये सुनते ही उसोप का गुस्सा और भड़क उठता है और वो क्लाहाडोर का कॉलर पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी काया दोनों के बीच आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है, बस अब ऑर्डर नहीं। क्लाहाडोरे बुरे इंसान नहीं हैं, वो सिर्फ मुझे बचाना चाहते हैं। क्लाहाडोर सख्त लहजे में उसोप से कहता है, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस हवेली की तरफ मत देखना। उसोप उदास मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ठीक है, बार बार कहने की जरूरत नहीं, आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। इतना कहकर उसोप वहां से चला जाता है और लूफी, जोरो और नामी भी हवेली से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलते ही गांव के बच्चे गुस्से में कल्हादोर के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं, उस जैसा घटिया इंसान हमने आज तक नहीं देखा। हमारा कैप्टन उसोप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सुनकर लूफी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फौरन कल्हादोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जोरो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, लूफी, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। लूफी फिर भी गुस्से में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, मगर जोरो उसे मजबूती से पकड़े रखता है। कल्हादोर उन सब की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहता है, तुम सबको इसी वक्त यहाँ से चले जाना होगा। फिर सीन काया की तरफ शिफ्ट होता है, जो अकेली उदास बैठी होती है। इतने में कल्हादोरे उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, मिस काया, खाना तैयार है, लंच का वक्त हो गया है। काया उदासी से जवाब देती है, मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। कल्हादोरे नरमी से समझाता है, अगर कुक को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो दिन रात मेहनत करता है ताकि आपके लिए अच्छा खाना बना सके। काया अफसोस के साथ कहती है, मैं जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैंने उसोप से बात करके गलती की, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश नहीं आना चाहिए था। इतने में कल्हादोर नरमी से पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काया हल्की सी आवाज में कहती है, जी बिल्कुल। कल्हादोर पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार आपके वालिद के घर नौकरी के लिए आया था। आज इस बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार आपके वालिद से मुलाकात हुई थी। इससे पहले जिस मालिक के पास मैं काम करता था वो बहुत जालिम था। एक छोटी सी गलती की वजह से उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। मेरे पास ना घर था, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। मैं मौत के बिल्कुल करीब था। इतना कहते ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां काया के वालिद कल्हादोर को देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो? घर के नौकर फौरन उससे भगाने लगते हैं, लेकिन काया के वालिद उन्हें रोक कर कहते हैं, इसे अंदर ले जाओ और फौरन इसका इलाज करो। ये सुनकर नौकर हैरानी से पूछता है, सर, आप इस अजनबी की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? नौकर हैरानी से कहता है, लेकिन सर, ये तो एक अजनबी है, आप इस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? काया के वालिद मुस्कुराकर जवाब देते हैं, इंसानियत का तकाजा है कि जरूरतमंद की मदद की जाए। कल्हादोर अपनी बात खत्म करते हुए काया से कहता है, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आपके वालिद की वजह से, और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद आपकी हिफाजत और जिम्मेदारी अब मेरी है। इतना कहते ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कल्हादोर नरमी के साथ काया से कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे आपकी दोस्ती के बीच नहीं आना चाहिए और मैं कभी ऐसा करता भी नहीं, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी लगे कि आपकी जान खतरे में है तो मैं कभी खामोश नहीं रह सकता। इस गांव का कोई भी उसोप पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो मशहूर झूठा है। अगर मेरी जिंदगी में आपको कुछ हो गया तो मैं आपके वालिदैन को कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मिस काया, आप ही बताएं, क्या जो मैंने किया वो गलत था? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? काया सुकून से जवाब देती है, कल्हादोर, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरी हिफाजत चाहते हो, लेकिन मैं अभी यही मानती हूँ कि उसोप दिल का बहुत अच्छा इंसान है। कल्हादोर ठंडे लहजे में कहता है, ये बात बाद में पता चल जाएगी, लेकिन जो भी हो, अब वो दोबारा इस हवेली में कदम नहीं रखेगा। काया उदासी से कहती है, तुम बहुत बुरे हो। कल्हादोर हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर आपकी हिफाजत के लिए बुरा बनना पड़े तो मैं वो भी मंजूर कर लूंगा। दूसरी तरफ जोरो इधर उधर देखते हुए पूछता है, लूफी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? नामी जवाब देती है, शायद वो उसोप से मिलने गया होगा, हो सकता है अपनी छुपी हुई जगह पर हो। जोरो कहता है, हाँ, वो अक्सर समंदर के किनारे जाता है। नामी पूछती है, क्या हमें एग्जिट्स शोधने चलना चाहिए? जोरो मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लूफी अपना ख्याल खुद रख सकता है। वैसे तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है?
उसोब जवाब देता है, वो तो अक्सर अचानक गायब हो जाता है और फिर कोई बुरी खबर लेकर लौट आता है। इतने में उसोब का एक दोस्त भागते हुए आता है और चीख कर कहता है, बुरी खबर, बुरी खबर। उसोब फौरन पूछता है, क्या हुआ? वो घबरा कर कहता है, एक बहुत अजीब ब्यूटीज अधीधर आ रहा है और वो उल्टा चल रहा है। उसोब का दूसरा दोस्त हंसकर कहता है, मजाक मत करो। लेकिन पहला दोस्त फौरन उंगली से इशारा करते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो। इतने में जेंगो उनके सामने आकर गुस्से से कहता है, ओए, तुम में से किसने मुझे अजीब कहा? मैं तुम सबकी तरह बिल्कुल नॉर्मल हूँ। नामी उसे देखकर हंस पड़ती है और कहती है, तुम जो भी हो बहुत अजीब हो। जेंगो फख्र से कहता है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल हाइप्नोटिस्ट हूँ। बच्चे एक्साइटेड होकर कहते हैं, अच्छा तो अपना हाइपोसिस दिखाओ। जेंगो पहले नखरे दिखाता है और कहता है, तुम लोगों को लगता है मैं किसी अजनबी को यूं ही हाइपोसिस दिखा दूंगा? फिर खुद ही मान जाता है और कहता है, ठीक है, दिखा देता हूँ। इस रिंग को गौर से देखना। जैसे ही मैं जेंगो बोलूंगा तुम सब गहरी नींद में सो जाओगे। सब उसकी रिंग की तरफ देखने लगते हैं और जेंगो रिंग हिलाते हुए कहता है, 1 2 जेंगो। अगले ही पल सब लोग फोरा गहरी नींद में सो जाते हैं। ये देखकर जोरो हैरानी से कहता है, यार ये कौन अजीब आदमी है? इसी दौरान सीन बदलता है जहां उसोब अकेला बैठा होता है। लुफी अचानक वहां आ जाता है और उसके पास बैठकर पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उसोब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मैं बस थोड़ी तन्हाई ढूंढ रहा था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लुफी कहता है, कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आ गया। फिर उसोब उदासी से कहता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उस बटलर ने मेरे बाप का मजाक उड़ाया। लुफी गुस्से में जवाब देता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उस बेवकूफ को क्या पता तुम्हारे बाप कितने जबरदस्त पैरट थे। उसोब फख्र से कहता है, बिल्कुल, मैं हमेशा अपने बाप यासोब जैसा बनना चाहता था। वो रोज अपनी जान खतरे में डालते थे और समंदर में आजादी से जीते थे। लेकिन उस कलाहदोर ने उनकी बेइज्जती की है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लुफी फिर पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम दोबारा काया से मिल पाओगे? उसोब धीमी आवाज में कहता है, पता नहीं। जब तक वो बटर मुझसे माफी नहीं मांगता मैं काया से मिलने नहीं जाऊंगा। इतने में दोनों दूर से कलाहदोर को आते देखते हैं। लुफी हैरानी से कहता है, अरे वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? उसोब भी हैरान होकर कहता है, और उसके साथ ही दूसरा आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कलाहदोर सामने खड़े जेंगो से कहता है, जेंगो, मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि किसी की नजर में मत आना। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते के बीच में सो जाओ। जेंगो हंसकर जवाब देता है, फिक्र मत करो, मैं रंग बदलने में बिल्कुल गिरगिट की तरह माहिर हो गया हूँ। लुफी धीमी आवाज में कहता है, लगता है दोनों किसी जरूरी बात के लिए यहाँ आए हैं। कलाहदोर जेंगो से पूछता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? जेंगो मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल, उस अमीर लड़की काया के कत्ल का पूरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। ये सुनते ही लुफी और उसोब दोनों सख्त हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों छुपकर कलाहदोर और जेंगो की सारी बातें सुनने लगते हैं। जेंगो मजाक में कहता है, इससे मर्डर मत कहो, ये लफ्ज सुनकर मजा नहीं आता। कलाहदोर ठंडे लहजे में जवाब देता है, ठीक है, इसे एक एक्सीडेंट कह देते हैं, ये सुनने में ज्यादा बेहतर लगता है। लुफी धीमी आवाज में उसोब से पूछता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? उसोब फौरन कहता है, थोड़ी देर चुप रहो, अगर गौर से सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा। कलाहदोर अपना असल प्लान बताते हुए कहता है, हमें सिर्फ काया को मारना नहीं है, दुनिया को ये भी लगना चाहिए कि उसकी मौत एक दुख भरा एक्सीडेंट थी। इस बात का खास ख्याल रखना। जेंगो मुस्कुराकर कहता है, समझ गया, जैसे ही तुम इशारा दोगे हमारा क्रू गांव पर हमला कर देगा। उस हमले के दौरान काया मर जाएगी, फिर तुम्हें उसकी दौलत मिल जाएगी और हमें हमारा हिस्सा। कलाहदोर गुस्से कहता है, बेवकूफ, इतनी सी बात भी समझ नहीं आई? क्या वो मेरी रिश्तेदार लगती है जो अपनी दौलत सीधा मेरे नाम कर देगी? जेंगो हैरानी से पूछता है, फिर तुम क्या करोगे? कलाहदोर मुस्कुराकर कहता है, ध्यान से सुनो, काया को मारने से पहले तुम अपना हिप्नोसिस इस्तेमाल करोगे और उससे एक वासियत लिखवाओगे जिसमें वो अपनी सारी जायदाद अपने वाफदर बटलर कलाहदोर के नाम कर देगी। उसके बाद उसकी बेशुमार दौलत पर सिर्फ मेरा हक होगा और किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। कलाहदोर फख्र से आगे कहता है, मैंने पूरे 3 साल सिर्फ इस गांव वालों का भरोसा जीतने में लगाए हैं।
ताकि जब काया अपनी जायदाद मेरे नाम करे तो किसी को हैरानी ना हो। जैंगो हंसकर कहता है, तो इसीलिए तुमने 3 साल तक बटलर बनकर काम किया? उस वक्त तुम्हारा नाम कैप्टन कुरो था। फिर तुमने अचानक पायरेट की जिंदगी छोड़ने का नाटक किया, किसी और को अपनी जगह कैप्टन बना दिया और पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि कैप्टन चुरो मर चुका है। जैंगो फिर कहता है, अब मुझे समझ आया कि ये सब तुम्हारे बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। वाकई तुम रूटीन्स अब VIP पॉ 1000 प्लान्स हो। कलाहदोरे फौरन टोकते हुए कहता है, आज के बाद मुझे उस नाम से मत बुलाना। कैप्टन कुरो कई साल पहले मर चुका है। अब मुझे अपनी जायदाद में हुकूमत या मैरिन्स का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं अब एक परअमान जिंदगी जीना चाहता हूँ। जैंगो हंस पड़ता है और कहता है, अच्छा तो अब तुम अहिंसावादी बन गए हो, लेकिन पूरे खानदान को मार देना किस तरह की अहिंसा है? क्लाहादोर सर्द लहजे में जवाब देता है, एक सेकंड, मैंने पूरे खानदान को नहीं मारा, क्या कि वालिद की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। जंगो कंधे उछाते हुए कहता है, जो भी हो अब जल्दी करो। ब्लैक कैट पायरेट्स पिछले 1 हफ्ते से नदी के किनारे तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जितनी देर होगी उन्हें काबू में रखना उतना मुश्किल होता जाएगा। ये सब सुनकर उसोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो धीमी आवाज में लूफी से कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्लाहाडोरे असल में कैप्टन कुरो है। वो 3 साल से सिर्फ काया की दौलत के लिए ये सब नाटक कर रहा था। उसोक गुस्से में धीमी आवाज से कहता है, ये बहुत गलत है। लूफी हैरान से पूछता है, ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? उसोक जवाब देता है, ये सिर्फ बुरे लोग नहीं बल्कि शैतान हैं। तुम्हें पता भी है कैप्टन कुरो दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट्स में से एक था। मरीन्स ने 3 साल पहले उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी थी, लेकिन असल में वो जिंदा है और क्लाहाडोरे बनकर काया की दौलत हड़पने का इंतजार कर रहा है। उसोक गुस्से में आधे कहता है, पहले ये गांव वालों को तबाह करेंगे और फिर काया को मार देंगे। ये सुनते ही लूफी फौरन उठकर कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसोक घबरा कर लूफी को नीचे बिठे बताता है और कहता है, बैठ जाओ, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन गुस्से में उसोक की आवाज बुलंद हो जाती है और वो चीख कर कहता है, ओए, काया को अकेला छोड़ दो वरना। क्लाहादोर फौरन रुककर कहता है, ये कौन चिल्ला रहा है? उसोक घबराकर लूफी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना चुप रहो। क्लाहाडोर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, उसोक, लगता है तुमने हमारी काफी बातें सुन ली हैं। उसोक घबराहट में झूठ बोलता है, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, मैं तो पैदा ही बहरा हूँ, कभी कभी सिर्फ सुनने का नाटक करता हूँ। लूफी फौरन बोल पड़ता है, इसने सब कुछ सुन लिया है। ये सुनते ही उसोक गुस्से से लूफी की तरफ देखकर कहता है, चुप रहो। क्लाहाडोर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जांगो से कहता है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ तक आ ही गए। जांगो अपनी रिंग निकाल कर कहता है, इस रिंग को घूर से देखते रहो। उसोक फौरन लूफी को रोकता है और कहता है, मत देखना, ये तुम्हें हिप्नोसिस में डाल देगा, भागो। जांगो रिंग हिलाते हुए कहता है, जैसे ही मैं जांगो बोलूंगा तुम सो जाओगे। 1 2। लेकिन इस बार मजाक ही मजाक में जांगो खुद अपनी रिंग को देख लेता है और फौरन गहरी नींद में सो जाता है। ये देखकर क्लाहादोर हंस पड़ता है और कहता है, ये पहला आदमी देखा है जो लोरी दूसरों को सुनाता है और खुद ही सो जाता है। इसी दौरान लूफी भी हाइपोसिस का शिकार हो जाता है और नींद में चलते चलते सीधा चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। उसोक घबरा कर जोर से चीखता है, अरे आगे मत जाओ, गिर जाओगे। लेकिन अगले ही पल लूफी का पांव फिसल जाता है और वो सीधा गहरी खाई में गिर जाता है। जांगो अफसोस जताते हुए कहता है, बेचारा बेवजह ही गिर गया, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो शायद कोई भी जिंदा ना बचे। ये मंजर देखकर उसोक बुरी तरह घबरा जाता है और क्लाहादोर की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में सोचता है, अब क्या होगा, पहले लूफी गया, अब मेरा नंबर है। जांगो ठंडे लहजे में उसोक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये दूसरा लड़का अभी भी जिंदा है, क्या इसे भी खत्म कर दूं? क्लाहादोरे फौरन जवाब देता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। गांव वाले वैसे भी उसोक की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। फिर वो जांगो को हुक्म देता है, कल सुबह ही ब्लैक कैट पायरेट्स को गांव पर हमला करवा देना, पूरे गांव और हर घर को तबाह कर देना, और खास ख्याल रखना कि मिस काया की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद वो उसोप की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, और याद रखना उसोप,
तुम चाहे जितना मर्जी चीखो या चिल्लाओ, कोई भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। जांगो पूछता है, सब ठीक रहेगा ना? क्लाहादोर इत्मीनान से जवाब देता है, उसकी फिक्र मत करो, बस अपना काम पूरा करना। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही उसोप परेशानी में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना होगा, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव वालों को सब बताऊंगा कि क्लाहादोर काया को मारने वाला है। मैं काया के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसके बाद सीन बदलता है और उसूप अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। बच्चे उससे देखकर पूछते हैं, कैप्टन उसूप, तुम कहाँ चले गए थे? उसूप फक्र से सीना ताक कर जवाब देता है, मैं हूँ कैप्टन उसूप, समंदर का सबसे बहादुर योद्धा। बच्चे खुश होकर कहते हैं, हमें कोई मजेदार कहानी सुनाओ। लेकिन उसूप उदासी से जवाब देता है, आज मेरा कहानी सुनाने का बिल्कुल दिल नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, फिर उस बड़ी बिल्ली का क्या हुआ, क्या तुम जीत गए? उसूप जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, फिर मैंने उस बड़ी बिल्ली को हरा दिया और वो डर कर भाग गई। इसके बाद एंडिंग थीम चलती है और एपिसोड के आखिरी सीन में उसूप गांव की तरफ भागता हुआ जोर जोर से चीखता है, सब लोग मेरी बात सुनो, बटलर क्लाहादोर असल में एक पायरेट है। उसने अपने क्रू को कल सुबह गांव पर हमला करने का हुक्म दिया है। लेकिन गांव वाले हमेशा की तरह उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगते हैं। कोई खजाने की बात करने लगता है तो कोई अपनी दुकान और रोजमर्रा के काम में मसरूफ रहता है। किसी को भी उसूप की बात पर यकीन नहीं होता। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड की एक जबरदस्त झलक दिखाई जाती है, जहां कैप्टन कुरो की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश और ब्लैक सी यात पायरेट्स के हमले की तैयारी शुरू होने वाली होती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।